नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। बांदा से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर अतीक अहमद के एक और गुर्गे के साथ मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अतीक अहमद के एक और गुर्गे के साथ मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने कुख्यात अपराधी वाहिद को ही घेराबंदी की है। 50,000 के नाम ही है वाहिद अहमद से मुठभेड़ हुई है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हैं वाहिद के तार। हत्या और फिरौती समेत कई मामले दर्ज हैं वाहिद पर। लंबे समय से पुलिस को वाहिद की तलाश थी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हैं वाहिद के तार और लंबे समय से पुलिस को वाहिद की तलाश थी। वाहिद नाम के आरोपी से मुठभेड़ हुई है पुलिस की। 50,000 का नामी बदमाश है वाहिद अहमद और उमेश पाल हत्याकांड से इसके तार जुड़े हुए हैं। हत्या और फिरौती समेत कई मामले इस पर दर्ज हैं और लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। बांदा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतीक अहमद के एक और गुर्गे के साथ मुठभेड़ हुई है पुलिस की। पुलिस ने कुख्यात अपराधी वाहिद को घेराबंदी किया है। उसकी घेराबंदी करके उसे गिरफ्तार किया गया है, ऐसी खबर मिल रही है। लंबे समय से पुलिस को तलाश थी वाहिद की। आपको बता दें कि अरबाज का फूफा पकड़ा गया है। अरबाज का फूफा बताया जा रहा है वाहिद। बांदा जेल में बंद रहे गुड्डू मुस्लिम से भी आरोपी वाहिद के गहरे संबंध बताए जा रहे हैं। घायल आरोपी पर जनपद में हत्या और रंगदारी के मुकदमे दर्ज हैं। आज गिरफ्तारी करने मंटौत पुलिस और एसओजी टीम पर जानलेवा हमला किया था। संदीप ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, वाहिद पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है, फिलहाल क्या जानकारी? अतीक अहमद से इसके तार थे। जी शिवम, जिस तरह से आज जो एक मुठभेड़ हुई है, पुलिस वाहिद नाम का एक शख्स है जिसको आज पुलिस ने जेल के दौरान गिरफ्तार किया है। जब मुठभेड़ हुई थी उसमें उसको गोली लगी थी और जिस तरह से पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताया गया है कि उसके अतीक से तार जुड़े हुए थे और जिस तरह से उसे पूछताछ में यह सामने निकल के आया था कि जो अभी हाल ही में प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड हुआ था, उसमें पुलिस के द्वारा जिस आरोपी को अभी के दौरान गोली मार दी गई थी और जिसकी मौत हो गई थी, उसी अरबाज का ये फूफा बताया जा रहा है। अरबाज का फूफा बताया जा रहा है। और गुड्डू मुस्लिम जिसने बम फेंका था संदीप, उसका भी ये जान पहचान वाला है। गुड्डू मुस्लिम से भी इसके तार जुड़े हुए थे। फिलहाल पुलिस को कैसे पता चला वाहिद यहाँ छिपा हुआ है, फिर पुलिस पहुंचती है? दरअसल पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, क्या तस्वीर बनकर सामने एक बार सिलसिलेवार तरीके से आप दर्शकों के लिहाज से बताइए, कब की खबर है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये बता दें कि इसके जो तार है गुड्डू मुस्लिम तार इसके इस तरह जुड़े थे कि गुड्डू मुस्लिम समय में बांदा जेल में सजा काट रहा था। उसी के दौरान वाहिद का जेल में आना जाना होता था और जेल में आने जाने के चक्कर में इसकी मुलाकात उससे हुई थी और उसके बाद इसके गहरे संबंध बन गए थे। जिसके बाद से जब यहाँ से फिर जब गुड्डू मुस्लिम जेल से वहाँ बांदा से बाहर निकला, उसके बाद इनके संबंध लगातार जारी रहे और बांदा में कई अपराधों को वाहिद के द्वारा अंजाम भी दिया गया था। 2005 में वाहिद की अगर बात करें तो वाहिद के द्वारा 2005 में बांदा शहर में एक को अंजाम दिया गया था। उसके बाद हाल ही में वाहिद ने एक व्यापारी से रंगदारी की मांग की थी। इसको लेकर के कई और भी स्थानीय पुलिस के द्वारा और भी तमाम मुकदमे इसके दर्ज है। फिलहाल अभी पुलिस इससे लगातार पूछताछ कर रही है। ठीक है, लेकिन फिलहाल संदीप, वाहिद की स्थिति कैसी है कि इसको गोली लगी है पुलिस मुठभेड़ में, अस्पताल में भर्ती कराया गया है, डॉक्टर्स का क्या कहना है? जी देखिए, मुठभेड़ में इसके पैर में गोली लगी थी। जब मुखबिर के द्वारा पुलिस को सूचना मिली थी कि मोटौन थाना क्षेत्र के त्रिवेणी के पास में ये बैठा हुआ है। इसके बाद स्थानीय पुलिस और एसओजी की टीम वहां मौके पर पहुंचकर दबिश दी। दबिश के दौरान जैसे ही उसने पुलिस को देखा, तत्काल उसने दौड़ लगाने का प्रयास किया। उसके बाद पुलिस ने जानलेवा हमला भी किया था। इसके बीच बचाव में पुलिस ने भी अपने आप को बचाने के लिए हवाई फायरिंग की थी, लेकिन उसके बाद भी उसके दौरान पुलिस ने अपने बचाव के लिए उसके पैर में गोली मार दी थी, जिसके बाद वो घायल हो गया था। उसके बाद स्थानीय पुलिस के द्वारा जिला अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया था, जहां उसका अभी भी जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। लेकिन वाहिद, क्या इस आरोपी के जरिए संदीप, वाहिद के जरिए क्या पुलिस गुड्डू मुस्लिम तक, असद अहमद तक, बाकी के जो बचे हुए शूटर्स हैं उन तक पहुंच सकती है? कुछ इंफॉर्मेशन दी है वाहिद ने?
कि देखिए जिस तरह से अभी के हालात की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अभी पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस घायलावस्था से जब इसको बाहर लाया जाएगा, पुलिस कस्टडी से आ जाएगा तो उसके बाद वाजिब सी बात है कि पुलिस में कहीं ना कहीं वाइफ से पूछताछ करेगी और जो भी इसके जुड़े हुए तार है और जो गुड्डू मुस्लिम है और भी तमाम जो फरार अपराधी चल रहे हैं उनको तलाशने का प्रयास किया जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पुलिस जिस तरह से पूछताछ करेगी तो कहीं ना कहीं जो फरार आरोपी चल रहे हैं उनका पता जल्द ही लगाया जा सकता है। ठीक है, आप खबर पर नजर बना रखिए। संदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। लखनऊ से खबर इस वक्त ले लेते हैं। यूपी कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। कल का समय मांगा गया है। दोपहर 12 बजे का कांग्रेस डेलीगेशन पहुंचेगा राजभवन। यूपी अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी के नेतृत्व में राजभवन पहुंचेगा कांग्रेस का ये डेलीगेशन। राजभवन पहुंचकर कल 12 बजे 12 सदस्य दल जाएगा और राज्यपाल से मुलाकात की जाएगी। ब्रजलाल खाबरी की अध्यक्षता में ये डेलीगेशन जाएगा 12 सदस्यों का और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेगा। कल 12 बजे का वक्त मांगा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को लंदन में दिए गए अपने बयान को लेकर हो रहे विवाद पर बात कही। राहुल के बयान को लेकर हो रहे विवाद के कारण सदन में जमकर बवाल हुआ और जिसके बाद कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। और इस संबंध में बात करते हुए कांग्रेस राहुल ने कहा कि संसद में बोलना मेरा अधिकार है, कल बोलने देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार विपक्ष के किसी भी विचार पर सदन में चर्चा की इजाजत नहीं देती। कई बार मैं संसद में बोलने को खड़ा हुआ तो मेरा माइक बंद कर दिया गया। ये वो भारत नहीं है जिसके हम सब आदी हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैंने स्पीकर से कहा है कि मैं सदन में अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के 4 मंत्रियों ने मुझ पर आरोप लगाया है तो मुझे भी सफाई देने का हक है। मैं एमपी हूं तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में जवाब देने की है और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूं। मगर उससे पहले मैं डिटेल में आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि वो एज एन एमपी वो हमारा प्लेटफॉर्म है। होपफुल हूं कि शायद कल मुझे बोलने दें क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं मगर पक्का नहीं मालूम। आइडिया यह है कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे। उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली। अखबारों से, लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया था और उसको एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है, जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं, जो श्रीलंका में बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की, ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ। तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे और ये मेन बात है। तो आज सुबह मैं पार्लियामेंट गया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है। तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए।
क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया। क्या कुछ कहा रविशंकर प्रसाद ने, सुनिए। क्योंकि राहुल गांधी जी फिर अवतरित हो गए और अवतरित होते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया है, तो इसका जवाब देना पड़ेगा ना। राहुल गांधी जी, आप देश को कब तक मिसलीड करेंगे? द बीजेपी वुड लाइक टू आस्क मिस्टर राहुल गांधी, हाउ लॉन्ग विल यू कंटिन्यू टू मिसलीड द कंट्री, द पीपल, 140 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया, इंडियन डेमोक्रेसी? यह बड़े सवाल ना। राहुल गांधी की आदत हो गई है, विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता, 140 करोड़ की भावनाओं, संवेदनशीलता का अपमान करेंगे। राहुल गांधी हैज मेड इट इनटू ए हैबिट टू डिरेल इंडियन डेमोक्रेसी, क्रिटिसाइज इट एंड डिमीन इट। आज भारत के लोकतंत्र को किसी ने अपमानित किया है, डिमीन किया है, तो वो है राहुल गांधी। आज उन्होंने प्रेस में ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्हें खेद है जो उनके द्वारा कहा गया। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए और हम राहुल गांधी की माफीनामा के लिए देश भर में कैंपेन करते रहेंगे। आपको वोट नहीं मिलता तो आपके अपने कारनामों के कारण वोट नहीं मिलता, आपकी पार्टी के कारनामों के कारण वोट नहीं मिलता। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अडानी को लेकर न सिर्फ पीएम मोदी पर निशाना साधा, बल्कि मोदी कैबिनेट के मंत्रियों पर भी कटाक्ष किया। क्या कुछ कहा पवन खेड़ा ने, सुनाते हैं। कुछ दिनों पहले यहीं संसद के भीतर प्रधानमंत्री जी ने एक टिप्पणी की थी। हम सब गलतफहमी से यह मान गए कि प्रधानमंत्री अपने लिए कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि एक आदमी सब पर भारी हो। हमने सोचा वो अपने लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री अपने लिए ही ज्यादा बात करते हैं, आई मी माई सेल्फ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो टिप्पणी उन्होंने अपने लिए नहीं की थी, रिंग मास्टर गोगो के लिए की थी। कौन है ये रिंग मास्टर गोगो? रिंग मास्टर गोगो उनके दोस्त हैं गौतम अडानी। ये टिप्पणी गौतम अडानी के लिए की थी। वो एक आदमी, वो एक दोस्त पूरे हिंदुस्तान पर भारी हो गया, हिंदुस्तान की कैबिनेट पर भारी हो गया, हिंदुस्तान की संसद पर भारी हो गया। और वैसे हम उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं गौतम अडानी जी को। गौतम अडानी जी की वजह से देश के नौजवानों को रोजगार मिला या नहीं मिला वो तो आप जानते हो। इस देश के कैबिनेट को जरूर रोजगार मिल गया, हर मंत्री को बोलने का मौका मिल गया। नहीं तो फीते भी प्रधानमंत्री काटते थे, श्रेय भी हर चीज का प्रधानमंत्री लेते थे। अब धन्यवाद हो गौतम अडानी जी का कि मंत्रियों को बोलने का मौका मिल रहा है। उधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। दरअसल सीबीआई ने उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज किया है। ये केस फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी करने का है। फरवरी में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मनीष सिसोदिया पर सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने और जांच करने की मंजूरी दी थी। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस केस को कूड़ा करार दिया। उन्होंने कहा कि हम अभी कूड़े पर बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी कूड़ा ही है। उधर प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए उमेशपाल हत्याकांड का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 32 सेकंड का ये फुटेज उमेश के घर की गली में हुए शूटआउट का बताया जा रहा है। इसमें गोली लगने के बाद उमेश गली में भागते नजर आ रहे हैं। वहीं पीछे से आकर शूटर गुलाम मोहम्मद उन्हें पकड़ लेता है, गर्दन पकड़कर उमेश को झुका देता है। उमेश गोली लगने से बावजूद उससे भिड़ जाते हैं, उसके चंगुल से खुद को छुड़ाकर भागने लगते हैं।
तभी पीछे से अतीक अहमद का बेटा असद दौड़ता हुआ आता है और उमेश की पीठ पर 2 फायर कर देता है, जिसके बाद उमेश अपने भाई के घर में अंदर घुस जाते हैं। उनका गनर भी गली से उमेश के घर की तरफ भागता है। तभी पीछे से झोले में बम लिए शूटर गुड्डू मुस्लिम आता है। वो बम से सिपाही पर फेंक देता है। बम फटने के बाद सीसीटीवी बंद हो जाता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव दिल्ली में हैं। वो बेटी मीसा भारती के आवास पर हैं। बुधवार को जमानत के बाद उनसे मिलने सपा सांसद डिंपल यादव पहुंची। वहीं गुरुवार को दिल्ली से रवाना होने से पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर नए चुनावी समीकरण की अफवाहें भी तूल पकड़ती नजर आ रही हैं। हालांकि सभी शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव का दिल्ली में पंडारा पार्क के पास आवास है। ठीक सामने लालू यादव की बेटी मीसा भारती का आवास है। अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद पैदल मीसा भारती के आवास पर पहुंचे। यहां दिल्ली के माफ कीजिएगा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिया, साथ ही सेहत का भी हाल जाना। करीब 15 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच मुलाकात चलती रही। चौबीस के चुनाव में तकरीबन अब 1 साल का समय रह गया है और जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। और इसी को लेकर खबर है कि पीएम मोदी 24 मार्च को काशी दौरे पर आ सकते हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। पीएम का दौरा कई मायनों में खास है। रिपोर्ट देखिए। कहते हैं काशी खुद से नहीं जाया जाता, काशी खुद ब खुद बुलाती है और काशी पीएम को 2 बार बुला चुकी है। मतलब ये कि पीएम मोदी वाराणसी से 2 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं और ऐसे में 24 का चुनाव भी सर पर है। पीएम मोदी 24 मार्च को काशी आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हैं। खबर है कि अपने वाराणसी दौरे के दौरान पीएम मोदी काशी को करोड़ों की सौगात देंगे। वहीं काशी में पीएम मोदी के आने को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और तमाम अधिकारियों और मंत्रियों के दौरे भी हो रहे हैं। पीएम मोदी काशी को 1547 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दे सकते हैं, जिसमें 644 करोड़ की लागत से बने रोपवे का शिलान्यास, नमामि गंगे से प्रस्तावित भगवानपुरा एसटीपी लागत 308.09 करोड़, सिगरा स्टेडियम के फेज 2 और 3 का शिलान्यास, एचपीसीएल बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास लागत 194.62 करोड़, पेयजल स्कीम लागत 186.72 करोड़, भरदरा पीएचसी लागत 2.16 करोड़, एलईडी बैककेट यूनिपोल लागत 3.50 करोड़, फ्लोटिंग जेटी व चेंजिंग रूम लागत 99 लाख। 24 मार्च 2023 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी में रोपवे का शिलान्यास करने जा रहे हैं और मैं समझती हूं कि यह पर्यटन और रोजगार दोनों की ही दृष्टि से बहुत ही अच्छा कदम है। आपने खुद देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार पिछले 6 वर्षों में पर्यटन इंडस्ट्री में बढ़ावा मिला है और उसके साथ साथ उसमें रोजगार भी बढ़ा है। लोगों को, स्थानीय लोगों को काफ़ी सारा काम भी मिला है और इस प्रकार हम बाहर जो पर्यटन में या फिर जो भी हम अपने जो धार्मिक स्थल हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, उस पर यदि हम नई चीज़ें लाते हैं, नए जैसे बलून सेवा शुरू हुई है हमारे बनारस में, या फिर हम जो रोपवे सेवा ला रहे हैं, उससे बाहर के पर्यटक जो हैं वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं। यानी इन तमाम सौगातों के जरिए बीजेपी अपनी हारी हुई सीटों पर जीत की दावेदारी मजबूत करना चाहती है। बीजेपी का फोकस 2024 और 2019 में अपनी हारी हुई सीटों पर जीत को सुनिश्चित करना है, क्योंकि राजनीति के जानकार तो कुछ ऐसा ही मानते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने पीएम मोदी के दौरे पर निशाना साधा है। 2014 लोकसभा चुनाव के समय जब मोदी जी काशी आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है और उन्होंने कहा था कि हम काशी को क्योटो बना देंगे और माँ गंगा के नाम पे उन्होंने चुनाव लड़ा
और माँ गंगा को भी उन्होंने धोखा देने का काम किया। इसका उदाहरण है दिनांक 22 सितंबर 2022 को गंगा सफाई अभियान पर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की गंभीर टिप्पणी ये थी कि यह मिशन केवल पैसा बांटने की मशीन रह गया है। इसकी न तो निगरानी है और न ही जमीन पर कोई काम दिख रहा है। इस अभियान द्वारा कराया जाने वाला काम केवल आंखों को धोखा देने वाला है। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को 16 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। ये सीटें थी बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, खोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना थी। 2019 में रामपुर सीट पर सपा के आजम खान और आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी। इन दोनों सीटों पर सपा का वर्चस्व माना जाता था, लेकिन 2022 में उपचुनाव में ये दोनों सीटें बीजेपी के खाते से चली गईं। हालांकि मैनपुरी उपचुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव परिवार की विरासत को बचाने में कामयाब रहीं और सपा जीत गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पुलिस ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। जी हां, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इंडिया वॉइस पर। राहुल गांधी से उत्पीड़न के पीड़ितों का ब्यौरा मांगा गया है। पुलिस ने राहुल गांधी से पीड़ितों की जानकारी मांगी है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने दिया था बयान और राहुल गांधी ने उत्पीड़न को लेकर जो बात कही थी उसको लेकर ये नोटिस अब राहुल गांधी के पास पुलिस का आया है और राहुल गांधी से पीड़ितों की जानकारी मांगी गई है। उत्पीड़ित लोगों की जानकारी, उनका ब्यौरा पुलिस ने मांगा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त इंडिया वॉइस पर। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।